स्टॉक एक्सरे, इसमें आज हम बात करेंगे जेपी पावर पर। काफ़ी सारे दर्शक इस पर सवाल भी पूछते हैं और जब हम कम्युनिटी में फ्रेंड सर्कल वगैरह में बैठते हैं तो 15-16 रुपए का शेयर समझ के काफ़ी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। अक्टूबर में ये शेयर, पहले इसका शेयर का प्रदर्शन समझ लेते हैं। अक्टूबर में ये शेयर 23 रुपये 70 पैसे तक गया और केवल 5 या 6 महीने में ये टूटकर 12 रुपये 30 पैसे तक आ गया। तो लगभग इस शेयर ने अपना 50% गंवा दिया था 5-6 महीने में। हालांकि उस समय पर ज़्यादातर शेयर 30-30, 40-40% टूटे थे, ये 50% टूट गया था। शेयर का ऑल टाइम हाई सुनेंगे तो अलग ही है, वो तो 143 रुपये 40 पैसे जो साल 2008 में लगा था, उसके बाद आज तक की उन लेवल्स पर आया ही नहीं, 100 रुपये भी नहीं आया। अब शेयर फिलहाल रेंज में क्यों फंसा हुआ है? इस बार एक तो मॉनसून जल्दी आने की बात हो रही है, इसलिए पावर शेयर थोड़े सुस्त हो गए कि मॉनसून जल्दी आ रहा है, टाइम से आ रहा है, तो इसलिए पावर की शायद पीक पावर डिमांड उतनी नहीं होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए हैं। Q4 नतीजों में भी उतनी ग्रोथ नहीं दिखी, YOY बेसिस पर देखने चाहिए, ग्रोथ नहीं थी, तो थोड़ा सा फंस गया रेंज में। सितंबर के बाद पावर शेयरों में जो बिकवाली आई थी उसकी वजह से भी ये शेयर जो गिरे थे उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए। अब ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स अच्छे भी हैं कुछ। एक तो जनवरी मार्च में FIs DIs दोनों ने शेयर खरीदे हैं। FIs ने अपना हिस्सा 6.26% से बढ़ाकर 6.31% किया, DIs ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 17.49% से बढ़ाकर 17.52% किया। हाइड्रो पावर कंपनीज के लिए जो होता है वो अप्रैल जून क्वार्टर, या हाइड्रो पावर हो या पावर कंपनीज हो, सभी के लिए अप्रैल जून क्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पीक पावर डिमांड होती है। लेकिन हाइड्रो पावर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनका जो पीक पावर प्रोडक्शन हाइड्रो पावर में होता है वो अप्रैल जून में ज़्यादा बनता है। कंपनी का लगातार कर्ज घट रहा है, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6023 करोड़ रुपए का कर्ज था FY20 में, जो घटकर अब 3778 करोड़ रुपए आ गया। तो कंपनी लगातार अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रही है। ये जेपी ग्रुप में एक अलग तरह से कंपनी चल रही है जहां पर कि कर्ज घटा है। अगले 2 साल में कंपनी 1500 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी करने जा रही है और कंपनी को एक अभी हाल में बांदा कोल माइन मिली थी ऑक्शन में, जिसमें कि कंपनी 3 से 4 साल लगेंगे इसको ऑपरेशनल होने में, लेकिन कंपनी उस पर अच्छे से कैपेक्स खर्च कर रही है जिससे कंपनी को बड़ा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा वो बताते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल देखिए आप। कंपनी की 2220 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें 400 मेगावाट, वैसे तो जेपी पावर में पहले जेपी हाइड्रो के नाम से होता था तो हाइड्रो पावर प्लांट ही होते थे इस पे, अब इसके पास थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा हो गए। 400 मेगावाट का तो इनका हाइड्रो पावर प्लांट है और 500 मेगावाट का बीना थर्मल प्लांट जो कि काफ़ी फेमस है, और 1320 मेगावाट का थर्मल प्लांट निगरी में। तो करीब करीब 1820 मेगावाट की इनकी थर्मल पावर कैपेसिटी होगी, 500 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी हो गई। अब टोटल कैपेसिटी 2220 की, जिसमें कि PPA यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट 1245 मेगावाट के हैं, यानी कि वो तो बिक जाएगी, इतनी पावर तो इनकी बिक जाएगी, उतना तो एग्रीमेंट के तहत इनको बेचनी है और सामने वाले को खरीदनी है। इनको मर्चेंट पावर बेसिस पर 975 मेगावाट के PPA या तो साइन करे या ये मर्चेंट पावर में बेच ले। अब पीक पावर डिमांड आएगी तो मर्चेंट पावर के रेट बढ़ जाते हैं, फ़ायदा हो जाता है। पीक पावर डिमांड डिप हो जाती है तो कंपनी फंस जाती है। ये सभी पावर कंपनी के साथ है, इसी कंपनी के साथ नहीं है। अब वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन वाइज देखें तो शेयर की बुक वैल्यू 17 रुपये 90 पैसे है। FY25 में जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया उसमें कंपनी की EPS करीब 1 रुपये 20 पैसे रही है और PE मल्टीपल करीब 13.25 का चल रहा है। प्रदीप जी, इस शेयर को आप कैसे देखते हैं? बेसिकली विवेक सर, इसमें अब देखिए अभी 15 ऑलमोस्ट 16 के आसपास चल रहा है। एक बॉटम तो बनाया 13 के आसपास, फिर से अभी ऊपर आने का बहुत ट्राई इसमें हो रहा है। तो बेसिकली जिनके पास है आप बने रहिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बार आपको यहाँ पे 17 to 18 का भाव आ सकता है। लेकिन फंडामेंटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर ऐसे काउंटर्स को एक्चुअली मैं रिकमेंड नहीं देता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें कोई कमेंट कर नहीं पाऊंगा फिलहाल। देखिए एक बार मुझे लगता है जो पॉजिटिव फॉर्मेशन लास्ट 3 से 4 हफ्ते से बना है वो ठीक ठाक है। मुझे लगता है इसके जो रेंज टारगेट होना चाहिए वो 17 से 18 के आसपास होना चाहिए। और प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है ना वो भी प्लेज करके रखा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, और ऐसे काउंटर्स को सर मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। इसीलिए जिनके पास है बने रहिए। मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 13, तो 13 रुपीज स्टॉप लॉस है। और मुझे लगता है एक बार आपको 18 का प्राइस यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन पर्सनली मैं पसंद नहीं करता वैसे कंपनी, तो इसीलिए मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर। जो लोग हैं इसमें जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनको एक स्टॉप लॉस टारगेट मिल जाए, और जिनके पास है तो उनको ये फंडामेंटल पॉइंट सारे पता लग जाए कि उन्होंने क्यों खरीदा हुआ, क्या चिंताएं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, वो सब पता होना चाहिए।
फिर बाकी वो डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। चलिए ठीक है, तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया और 17-18 रुपये की रेंज में ये काउंटर आता है। तो अगर जिनको हो रहा है प्रॉफिट तो बुक कर लें, और अगर 13 रुपये आता है, 13 रुपये के नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल है। और बाकी पॉइंट्स आपको पता है। तो ये रहा स्टॉक एक्सरे और ये रही सारी दर्शकों की क्वेरी। तो प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी। विवेक सर, एक अपडेट आपको देना चाहूंगा मैं। देखिए, जी आपके साथ ना, मुझे आज भी याद है, मैंने 1 घंटा शो किया था एक दिन वोडाफोन आइडिया को लेके, आपको याद होगा। और मैंने आपको वोडाफोन आइडिया में बताया था, चाहे दुनिया में कितना भी न्यूज आ जाए, उस टाइम पे 8 रुपीज के आसपास, 7 रुपीज के आसपास चल रहा था। आई थिंक 8 या 9 रुपीज के आसपास चल रहा था। और मैंने बताया था, दुनिया में कितना भी न्यूज आ जाए, वोडाफोन आइडिया में बाय नहीं करना है। देखिए, आज तक कितना कुछ न्यूज आ गया, वोडाफोन आइडिया चला ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच विवेक जी आपको। एंड जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। एंड हमारे कोई भी अदर एनालिस्ट, उनका कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कशन किया, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो है, हमने हमारे जो पेड क्लाइंट है उनको हमने रिकमेंड किया हो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए।